हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज रामबाण सीरीज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई से भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स आती है, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। यहाँ पर इस सीरीज में हम लोग सब मिक्स क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हम कोई स्पेशल टॉपिक नहीं पढ़ा करेंगे, इसमें हम सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं या फिर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है। और आपको याद एक बात रखनी है जो इंपॉर्टेंट है, खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने कराया। तो आपको याद रखना है, चंदेल वंश के शासकों ने कराया। खजुराहो के मंदिर की एक बात और ध्यान रखिएगा, खजुराहो का मंदिर कोई एक मंदिर नहीं है, खजुराहो में कई सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो उन सबको हम एक साथ बोलते हैं खजुराहो। खजुराहो एक स्थान है जहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, उनको मिक्स में हम क्या बोलते हैं? खजुराहो के मंदिर। एक साथ उनको खजुराहो के मंदिर कहा जाता है। ठीक है, उसमें कई सारे मंदिर, एक बहुत फेमस मंदिर वहाँ का है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर, अगर वो भी आपसे पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है खजुराहो में है। अगला है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र सरस्वती जी के हाथ में आप देखते हैं जो है वीणा, ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। इसके बाद है, मधुबनी चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखना है, मधुबनी बिहार में है और मधुबनी चित्रकारी का संबंध भी किससे है? बिहार से है। ठीक, अगला है, नौका दौड़ किस त्यौहार का हिस्सा है। नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हिस्सा है ओणम का। एक त्यौहार है, त्यौहार का नाम है ओणम। ठीक, ओणम त्यौहार का हिस्सा है और ओणम केरल में मनाया जाता है। ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अब इसी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। वो क्वेश्चन ये है कि ओणम तो चलिए केरल में मनाया जाता है, एक त्यौहार आता है पोंगल। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोंगल। कभी आपसे अगर पूछा जाए बताइए पोंगल कहाँ का त्यौहार है, पोंगल, तो आपको ध्यान रखना है पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन रहता है एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल अभी दूर कर लीजिए। पोंगल तमिलनाडु का और ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम कहाँ का है? केरल का त्यौहार है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार धामों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ चार धाम बताने हैं, तो ध्यान रखिएगा चार धाम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ चार धाम। ठीक, चार धाम। तो देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा चार धाम की जब भी बात आती है, चार धाम भारत में चार दिशाओं में है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ पर हम मैप के माध्यम से इसको समझ लेते हैं ताकि ये आपको आसानी रहे याद करने में। ठीक, तो देखिए चार दिशाएं और चार धाम। ठीक है, तो देखिए चार धाम, सबसे पहले है, सबसे उत्तर में ये है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है, नाम है बद्रीनाथ। चार धामों में से एक है बद्रीनाथ, उत्तराखंड में है। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण में, उत्तर के बाद दक्षिण में रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में है, रामेश्वरम। तीसरा पूर्व में हम देखते हैं, इसका नाम है पुरी, ओडिशा में है। और चौथा है पश्चिम में, जिसका नाम है द्वारिका, और ये गुजरात में है। ठीक है, आपसे राज्य भी पूछ सकता है, आपसे धाम भी पूछ सकता है। तो बताइए चार धाम कौन से हो गए? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका। अब ध्यान रखिएगा, वहाँ आपका ऑप्शन में ना केदारनाथ देगा, तो केदारनाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जब आपसे पूछेगा उत्तराखंड के चार धाम बताइए, तब आप कहेंगे कि उत्तराखंड के चार धामों के नाम क्या हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। लेकिन भारत में अगर चार धाम आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारिका, ये भारत के चार धाम हैं। अगला क्वेश्चन इस सीरीज में आगे है, चार धाम हो चुके हैं। वंदे मातरम के रचयिता का नाम लिखिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर बार लगभग एग्जाम में पूछा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये वंदे मातरम के रचयिता हैं। आपसे सवाल अगला ये पूछा जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो वंदे मातरम लिखा है वो कौन सी पुस्तक से लिया गया है उनकी। तो उनकी एक उपन्यास है, नाम है आनंद मठ। ये आनंद मठ एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और इस उपन्यास को उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा है। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा यानी बंगाली भाषा में। ठीक है, बंगाली भाषा का या बांग्ला भाषा का कालजयी उपन्यास कहा जाता है आनंद मठ।
अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ने, लेकिन इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ये बातें लिखते रहिएगा। और ये 1211 ईस्वी में शासक बना था और 1235 तक अपनी गद्दी पर रहा। ये ध्यान रखें, ठीक है। कौन से वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा लिखा था हुमायूं की चचेरी बहन गुलबदन बेगम ने। ध्यान रखिएगा, हुमायूं नामा खुद हुमायूं ने नहीं लिखा है, इसकी बहन ने लिखा है, नाम है गुलबदन बेगम। और एक पुस्तक आपको मिलेगी बाबर नामा। कौन सी पुस्तक? बाबर नामा। और बाबर नामा खुद बाबर ने लिखा है, बाबर नामा। और इसी बाबर नामा को कहते हैं तुजुक ए बाबरी। इसी को क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। और इसको खुद बाबर ने लिखा है। तुजुक ए बाबरी को किसने लिखा है? बाबर ने, ठीक है, बाबर ने। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। इसको भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो सबको आपको पता है दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। और आपसे अब सवाल पूछेंगे, बताइए दीन इलाही धर्म को किसने समाप्त कर दिया? तो दीन इलाही धर्म को समाप्त करने वाला शासक था जहांगीर, अकबर का पुत्र। जब वो शासक बनता है तो दीन इलाही धर्म को समाप्त कर देता है, ठीक है। और दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल, जिसको महेशदास के नाम से भी जाना जाता है। बीरबल का एक नाम क्या है? महेशदास। ये आप लिखते रहिएगा, जो एक्स्ट्रा बातें इसमें हैं यहाँ पर नहीं है, इसीलिए आपको लिखनी पड़ेंगी। अगला है रेहला ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। रेहला ग्रंथ के रचयिता का नाम है इब्ने बतूता। क्या नाम है? इब्न ए बतूता। और इसके बारे में आपको एक बात याद रखनी है, इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को, इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। इब्ने बतूता मोरक्को का था और ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो किसके समय भारत आया? तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आया था मोरक्को से, ठीक है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप में देश है एक, जो भूमध्य सागर से अपनी सीमा लगाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ध्यान रखेंगे, भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अपने 5 शिष्यों को, 5 साधकों को ये पहला उपदेश बुद्ध ने दिया। और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को संबोधि कहते हैं, ठीक है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। देखिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हैं, लेकिन उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो इसे कहा जाता है संबोधि, ठीक। और बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, जो सारनाथ में उन्होंने दिया पहला उपदेश, पहले उपदेश की घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। और इसी को पाली भाषा में कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। और बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया वो कौन सी मुद्रा में दिया था? तो आप कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। ये सवाल पीईटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? पहला मुस्लिम शासक कौन था आप कह सकते हो? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। और उसने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर, ठीक है। सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में, ठीक, 712 ईस्वी में। तो पहला मुस्लिम कौन है भारत पर आक्रमण करने वाला? तो उसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। चलिए अगला है कुछ पुस्तकें उनके रचयिता, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो सुनिए, पहला इंडिका के रचयिता आपसे पूछ रहा है, तो इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज ने। इस बात को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था यूनान से, ठीक है। इसको भेजा था सेल्यूकस ने। अगली पुस्तक है सी यू की, इसको लिखा है ह्वेन सांग ने। और ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, चीनी यात्री था। फो क्यू की पुस्तक लिखी है फाहयान ने, और फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। अगली है पंचतंत्र, पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र में कई सारी कहानियां हैं, कहानियों का एक संकलन है, इसको विष्णु शर्मा ने लिखा है। किताबुल हिंद को लिखा है अल बरूनी ने। अल बरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का,
वर्तमान उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, ये भी आपको याद रखना है। और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला है सिर-ए-अकबर, इसको लिखा था दारा शिकोह ने, दारा शिकोह ने। ये औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह और शाहजहाँ का पुत्र था, बड़ा पुत्र। ठीक है, इसके बाद आता है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है पृथ्वीराज रासो। और चंद्रबरदाई का असली नाम था, वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के रचयिता हैं कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक की रचना की है कालिदास ने। अगला है बजट 2022-23। अब देखिए करंट का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है आपको। बजट 2022-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की है सरकार ने? तो अगले 3 वर्षों में सरकार ने घोषणा की है 400 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, नई वंदे भारत ट्रेनें। वर्तमान में कितनी चली गई हैं? 4। वर्तमान में 4 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? तो आपको ध्यान रखना है, पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी दिल्ली से वाराणसी। ठीक, दिल्ली से वाराणसी पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी चली थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा चलाई गई थी, दिल्ली से कटरा। कटरा जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी जब जाते हैं तो कटरा में ही उतरते हैं, कटरा के बाद चढ़ाई होती है वैष्णो देवी जाने के लिए। ठीक है, यह आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, पहली वाली आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद एक जो चौथी ट्रेन चली है ना, उसको जरूर याद रखना, बिल्कुल अभी रिसेंट में चली है, इसलिए याद आपको रखनी पड़ेगी। दिल्ली से ऊना, ऊना हिमाचल प्रदेश में है। ऊना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये चौथी ट्रेन है, 4th। ठीक है, और तीसरी ट्रेन जो चली है वो चली है गांधीनगर से गांधीनगर से मुंबई। ठीक, गांधीनगर से मुंबई। चलिए अगला है सिख धर्म के 9वें गुरु का क्या नाम था? तो सिख धर्म के 9वें गुरु का नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक, ये 9वें गुरु थे। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के पिता थे। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने या उदयन ने। ठीक, उदयन। और ये कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। उदयन कौन से वंश का था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का शासक था उदयन। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना करी। अगला है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है। सामंतों, ये सातवाहनों के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है, इन्होंने ही सामंती व्यवस्था की शुरुआत की थी। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर होगा सातवाहनों को। और दूसरा, सीसे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सीसे के सिक्के भी किसने चलवाए थे? सातवाहनों ने। ये भी बात इनके बारे में आप याद रखिएगा, सीसे के सिक्के नोट करते चले जाइए सारी बात। पतंजलि किस शासक के समकालीन थे? तो आपको ध्यान रखना है, पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, और उन दोनों अश्वमेध यज्ञ में पुजारी यानी पुरोहित का काम किया था पतंजलि ने। ठीक है, पतंजलि ने। चलिए, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, आपको पता होना चाहिए। योग दर्शन के प्रणेता भी कौन है? पतंजलि हैं। अगला है अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पाणिनि। पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी लिखी है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। अगला है एसेज किन 2 देशों के मध्य होने वाली श्रृंखला है? तो एसेज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है। एसेज जो श्रृंखला होती है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेली जाती है। इसमें 2 ही देश हिस्सा लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होती है एसेज। अगला है कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। और आपसे पूछेगा कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, लिखते रहिएगा। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ देगा तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर में। ठीक है, अगला है कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1924 में। ठीक है, कांग्रेस अभी इंपॉर्टेंट है, अभी कांग्रेस में इलेक्शन हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, आपको पता है, इसलिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम कांग्रेस के क्वेश्चन यहाँ पर डाल रहे हैं। 1924 में गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बेलगाम में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। अगला, केसरी अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ध्यान रखना है, केसरी अखबार शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने एक अखबार और शुरू किया था, मराठा या मरहट्टा उसको कहते हैं, मराठा आप लिख सकते हैं। ठीक,
अगला सवाल यह है कि केसरी कौन सी भाषा में था? तो केसरी अंग्रेजी में केसरी मराठी में छपने वाला अखबार था। कौन सी भाषा में? मराठी में। केसरी मराठी में, ये मराठी भाषा का अखबार था केसरी। और जो इन्होंने अखबार शुरू किया था मराठा नाम से, जिसको मरहट्टा ऐसे लिखेंगे, मरहट्टा, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम मराठा जरूर है लेकिन अंग्रेजी में छपेगा, और केसरी किस में छपेगा? मराठी में। अगला है कुछ राशियां दी हैं और उनके मात्रक आपसे पूछें तो देखिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट, ये इंपॉर्टेंट है। शक्ति का मात्रक पूछेगा, आप कहेंगे शक्ति का मात्रक होता है वॉट। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, ये आपको सब मालूम है, बस आपको रिवीजन करना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेंस की क्षमता का मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, डायोप्टर। ठीक है, और लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसके उत्क्रम होती है। ठीक है, उल्टी होती है, यानी लेंस की क्षमता अगर P है तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, इस तरह ध्यान रखें। इसके बाद ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या कैलोरी भी होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, न्यूटन। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बल का अगर आपसे मात्रक CGS पद्धति में पूछ दिया, CGS पद्धति में, तो होता है डाइन, डाइन। ठीक है, डाइन। और 1 न्यूटन बराबर, ध्यान रखना है आपको, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। दाब का मात्रक होता है पास्कल, दाब का मात्रक होता है पास्कल। अगला है घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। और इस पर लगाइए इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये वाला, और लेंस की क्षमता, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगला त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv। तो m का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, तो इसका मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ देश हैं, उनकी मुद्राएं दी हैं। ठीक, हालांकि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको हम देखेंगे। जैसे बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। UAE की यानी संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है उसका नाम है दिरहम। चीन की मुद्रा का नाम है युआन, युआन। और चीन की एक मुद्रा और है, उसको रेनमिनबी कहते हैं, ये सवाल पूछा जा चुका है, तो रेनमिनबी, रेनमिनबी कहते हैं। ठीक है, रेनमिनबी। जापान की मुद्रा है येन। रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। और पोलैंड की मुद्रा का नाम है जेलोटी, हाल फिलहाल में पूछा भी गया है तो ध्यान रखिएगा, जेलोटी। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। ठीक, ओमान की मुद्रा का नाम भी है रियाल, यहाँ भी रियाल चलता है। इसके अलावा स्वीडन, नॉर्वे, इसकी मुद्रा का नाम है क्रोना, इसकी मुद्रा का नाम है नॉर्वे की क्रोन। अमेरिका, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड। ईरान की मुद्रा है रियाल, लेकिन यहाँ पर एक मुद्रा और चलती है जिसका नाम है तोमान, तो एक नई मुद्रा आई है ईरान में, नाम है तोमान। इजराइल की मुद्रा है शेकल, इजराइल की मुद्रा क्या है? शेकल। और तुर्की की मुद्रा है लीरा, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा, सॉरी लीरा। अगला है BSNL का फुल फॉर्म बताना है आपको। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इकोनॉमी से संबंधित हैं। BSNL का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा, आप कहेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। B से भारत, H से S से संचार, N से निगम और L से लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। पहले BSNL में नेटवर्क वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे तो लोगों ने BSNL का फुल फॉर्म बना दिया था, भाई साहब नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म ये नहीं है, इसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसके बाद आता है बिटकॉइन क्या है? तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक, क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन, ये याद मत रखिएगा लेकिन इसको याद, क्रिप्टो करेंसी है। RBI भी अपनी एक डिजिटल करेंसी लाने वाला है। ठीक है, RBI जारी करेगा हमारे देश की डिजिटल करेंसी,
और उसका नाम होगा डिजिटल रुपी।